बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले चंद दिनों के अंदर हिंदुस्तान का एक मिस एडवेंचर लम्हा ब लम्हा एबीएन न्यूज़ की टीम ने बड़ा रिस्पॉन्सिबली आप लोगों को रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, कितना रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया। बट सवाल अब ये पैदा होता है कि आज 12 मई 2025 को जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, क्या जंग रुक चुकी? क्या सीज फायर के ऊपर हिंदुस्तान अमल दरामद करता रहेगा? क्या जिस खफगी और हजीमत से पूरी कौम और हिंदुस्तान गुजर रहा है उससे रिकवर कैसे करेगा? एंड हाउ प्रिपेयर्ड वी आर, आर फोर्सेज आर एज अ नेशन, हम कहां पे खड़े हुए हैं और फर्दर हमारी क्या पॉलिसीज, क्या स्ट्रेटजीज होंगी? और एक बात पॉलिटिकल भी आज के शो में मैं करना चाहूंगा इब्तदाइये के अंदर ही। नाज़रीन, पाकिस्तान ने वो अचीव कर लिया है कि जहां पर पूरी की पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, सियासी जमातें अक्रॉस द बोर्ड, कल अहमद शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने DGISPR की, कि उन्होंने तमाम सियासी जमातों का, डिजिटल मीडिया वॉरियर्स का, सबका शुक्रिया अदा किया। दिस वॉज द मोमेंट जिसमें मुझे शिद्दत से एहसास है कि पूरी की पूरी कौम 25 करोड़ फौज बन के मुत्तहिद खड़ी हुई है। क्यों ना इसको चेरिश करते हुए कुछ इस किस्म का प्लान भी कर लिया जाए, कुछ इस किस्म के डिसीजंस भी ले लिए जाएं कि इन डेज टू कम भी हम 25 करोड़ माजी की तरह और 1 2 3 साल का रफ पैच निकालकर इन द फ्यूचर भी हम सब के सब इकट्ठे खड़े रहे। उसके ऊपर आज बात करेंगे, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे बात करेंगे, पाकिस्तान की इंशाल्लाह अचीवमेंट पे बात करेंगे, और आज के शो में कुछ डिस्कस करते हैं कि व्हाट वी हैव अचीव्ड इन लास्ट रिसेंट 10-12 डेज। नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया एयर मार्शल रिटायर्ड जनाब अरशद मलिक साहब ने। मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर सर, प्रोग्राम। थैंक यू फॉर योर टाइम सर, थैंक यू वेरी मच इंडीड। सर, सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि रिसेंट 2-3 दिनों की डेवलपमेंट्स देखें तो पूरी कौम के, वैसे तो हमारी पूरी आर्मी ही, हर फौज का एक एक सिपाही से लेके हमारे जर्नलों तक हम तमाम लोगों के हीरोज हैं। बट सर, एयरफोर्स हमारी आंखों का तारा बनी हुई और हमेशा से रही भी, होनी भी चाहिए। सर, थोड़ा सा पास्ट से कंपैरिजन, पास्ट के हमारी जो डॉग फाइट्स पाकिस्तान हिंदुस्तान की होती रही हैं और टिल ये रिसेंट जो मिस एडवेंचर हिंदुस्तान ने किया है, सर इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके हमें समझाइएगा कि हाउ सुपीरियर आर एयरफोर्सेज, आर एयरक्राफ्ट आर सुपीरियर, कि हमारी ट्रेनिंग बेहतर है हिंदुस्तान से? बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल में आजकल पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जितनी दुआएं हैं और जितनी कौम की तवक्कुआत थी, मेरा ख्याल में हमारे शाहीनों ने उन तवक्कुआत को पूरा कर दिखाया। आपका सवाल बिल्कुल वजह है कि हमें, जिसको बिल्कुल अंडरडॉग्स कहा जा रहा था और हमारी कैपेबिलिटी पे और काबिलियत पे लोगों को शक होना शुरू हो गया था, और मैं इसको बिल्कुल मुबालगा आराई नहीं समझूंगा कि कुछ ताकतों ने, कुछ आलमी ताकतों ने यह समझा जी। कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की एयरफोर्स को अगर हमारे मुकाबले में खड़ा कर दिया जाए तो शायद 2019 की सुबह जो हिंदुस्तान की फजाइयों को मिली थी उसका मदावा हो सके। लेकिन उन्हें शायद ये पता नहीं था कि पाक फिजाइया ने न सिर्फ अपनी पुरानी काबिलियत को बेहतर करना शुरू कर, जो इम्प्रूवमेंट की थी, आई थिंक उसकी प्रॉपर मैनिफेस्टेशन इस इनकाउंटर में हो गई। मैं इस तरह आपको बताऊंगा जनाब कि हम हमेशा से अपने बहुत ही काबिल एतमाद दोस्त चाइना पे, लेकिन उसके साथ साथ हम भी ये समझते थे कि दुनिया में टेक्नोलॉजी का मयार जब तक आप वेस्ट की तरफ नहीं जाएंगे आप शायद ना पा सकें। और वो बात भी किसी हद तक दुरुस्त भी थी कि हमारे पास अमेरिकन सिस्टम्स आए, हमारे पास फ्रेंच सिस्टम आए, उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया। लेकिन जब 2019 का पुलवामा अटैक के बाद चीजें सामने आना शुरू हुई तो हमने ये देखा कि जब तक इसमें जिद्दत पैदा नहीं की जाए, जब तक इसमें एडवांसमेंट ना ली जाए, हम शायद पीछे रह जाएंगे। और आप मेरी बातों पे यकीन करें, शायद मुझे भी सही तरह उस चीज का अंदाजा नहीं है कि जो इन पिछले 3 से 4 सालों में पाक फिजाइया ने तरक्की की। और उसका सबसे बड़ा ऑब्वियसली हमारा जज्बा, हमारे अल्लाह ताला की ताईद थी ही थी। नुसरत इलाही होती है तो आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो मौजूदा लीडरशिप थी, जो मौजूदा कायद है हमारे, उनकी ये सारा काम हुआ और हमने एक मजबूत तरीके के साथ इसको एलैबोरेट करना शुरू किया। मैं सबसे पहले बात करूंगा अपने फिजाइया की ट्रेनिंग की। सर, ट्रेनिंग के ऊपर खास तौर पे जोर दिया गया। पहले साल में ही जो हमारे एयर चीफ थे उन्होंने कहा कि मैं अपनी एयरमैन की अकेडमी को जदीद तरीकों पर उस्तवार करना चाहता हूँ। दूसरे मरहले पे उन्होंने कहा कि वो जो शजरे ममनुआत है हमारे लिए, कि अगर वेस्टर्न टेक्नोलॉजी हमें नहीं मिल रही और अगर हम आगे हमने जाना है, और मोदी ने यह कहा
कि जब तक मेरे पास राफेल नहीं होगे मैं पाक फिजाइया को सबक नहीं सिखा सकूंगा। तो हमने वहां पे ये रियलाइज कर लिया कि अब हमें वेस्टर्न से अपनी ओरिएंटेशन फर्दर टुवर्ड्स ईस्ट लानी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे JF-17 ब्लॉक किया, जो कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट बना। बेहतरीन। उसके अंदर हमने आजकल के वेपन सिस्टम में 2-3 चीजें ही होती हैं। मैं एक आम नाज़िर के लिए कहना चाहूंगा। एक एयरक्राफ्ट के अंदर एक रेडार होता है जिसे आप देखते हैं, दूसरा उसके अंदर आपके पास वेपन्स होते हैं जिनसे आप फायर करते हैं, तीसरा उसके अंदर आपका सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। सो JF-17 ब्लॉक 3 में हमने ये स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें लगाई। लेकिन उस वक्त भी हमने ये देखा कि अभी भी शायद हम राफेल का उस तरह मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और बदकिस्मती से F-16 की उस तरह से हमारे पास डेवलपमेंट अपग्रेडेशन नहीं हो रही थी। तो उस वक्त हमारे फिजाइया के जो कायद थे उन्होंने ये कहा कि लेट्स गो टू चाइना एंड लेट्स गेट J-10। जनाब, J-10 एक गेम चेंजर बन गया। उसके ऊपर उस वक्त भी जो राफेल जब बूदी को दिया गया तो हिंदुस्तान की फिजाइया ने यह समझा कि अभी भी पाक फिजाइया उस काबिल नहीं है। सो जब J-10 आया उसके साथ हमारी एयरफोर्स ने बहुत ही दानिशमंदाना फैसला किया कि हमने कहा कि हमें जो स्टेट ऑफ द आर्ट आपका मिसाइल है 15 कहते हैं वो ले लिया। सो ये जब आपने ले लिया तो अब आप टेक्नोलॉजिकली आप राफेल के हम पल्ला हो गए, बल्कि उससे ऊपर हो गए। उससे ऊपर मैं क्यों कहता हूं, जिसका आम आदमी को शायद पता ना चले, वो आज हमने साबित कर दिखाया जी। दूसरी पाक फिजाइया ने की वो अनहोनी हुई। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि पाक फिजाइया की लीडरशिप ने और पाक फिजाइया के शाहीनों ने एक नया एवेन्यू तलाश किया जिसको EW स्पेक्ट्रम। EW एक आम जमाने में आम लोगों की नजर में सिर्फ जैमिंग होती है या आप फॉल्स टारगेट जनरेट करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पाकिस्तान फिजाइया ने इस जंग के लिए तैयार किया और इस जंग में इस्तेमाल किया, वो मेरे ख्याल में लोगों की आंखें खोलने के बराबर। और सर चौथी जो चीज हुई जो कि मेरे ख्याल में शायद उसका सही मानों में किसी को भी अंदाजा नहीं था, वो था साइबर वॉरफेयर, वो था साइबर सिक्योरिटी सिस्टम और वो था स्पेस स्पेक्ट्रम। ये दो स्पेक्ट्रम्स जो खास तौर पे आए हैं, स्पेस स्पेक्ट्रम और साइबर सिक्योरिटी, इससे तो कमाल कर दिया। हम जब आगे बात करेंगे तो मैं आपको शायद ये बता सकूं कि हिंदुस्तान के जहाज जब आए तो वो काइंड ऑफ ब्लाइंड हो चुके। इस सब की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और इसकी जो मैनिफेस्टेशन हुई तो इसको एग्जीक्यूट किया गया पीस टाइम में। वो भी कहते हैं कि the more you sweat in peace, the less you bleed in war. So हमारे पाक फिजाइया की जो ऑपरेशंस ब्रांच थी, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि एक मजबूत और एक अहम आहंगी के तहत इस सारे प्लान को मैनिफेस्ट किया, उसको पेपर पे लेके आए, उसके बाद एक्सरसाइजेस की और हमने आज तक की जंगों में जो सीखा था उसको उसमें पिन्हा किया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो थी, हमने उस माइंडसेट को चेंज किया जिस माइंडसेट के तहत लोग ये समझते थे कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में एक आम फिजाइया या पाकिस्तान एयरफोर्स की जैसी फोर्स इनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। उसको चेंज करने के लिए पहले माइंडसेट को चेंज किया, पायलट्स को, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स को, उनको मोटिवेट किया और डेमोन्स्ट्रेट किया कि इट इज डूएबल। जब ये सारी चीजें होंगी, फिर जो मैंने आपको बात बताई है, एक लफ्ज यूज किया हमारे एयरफोर्स के लीडर्स ने, उसको कहा गया कि किल चेन। तो एक किल चेन बनी, उस किल चेन के अंदर एनिमी के सिमुलेट किया गया, फिर उस सारे की सिमुलेशन की गई और इस सारे सिमुलेशन के बाद जब इसको इन्होंने एग्जीक्यूट किया, सो देन वी वर कॉन्फिडेंट एंड आई कैन अश्योर यू कि फॉर दिस पर्टिकुलर अटैक वी वर वेटिंग फॉर देम फॉर लास्ट अबाउट 2 वीक्स। We were very sure that they are going to come, and we were also, alhamdulillah, very sure that they are not going to go back till the time we teach them a lesson. सर ये बताइए कि इसमें एक S-400 सिस्टम बहुत अंडर डिस्कशन आया, that we have destroyed S-400. What exactly it is and what it does? सर S-400 सिस्टम ये एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके अंदर ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है, जिसके ऊपर हिंदुस्तान को बहुत नाज़ाद थे। और ये वो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें मिसाइल फायर होते हैं, अर्ली डिटेक्शन होती है, टारगेट ट्रैक्स होते हैं, EW सिस्टम होते हैं, एक बहुत मजबूत डिफेंस सिस्टम भी है और ऑफेंसिव सिस्टम। अब
जब ये S-400 सिस्टम आया तो इन्होंने इनकी बैटरियां डिप्लॉय, इनको सिस्टम को कहते हैं बैटरीज, सो बैटरीज डिप्लॉय 5 के करीब सिस्टम थे। लेकिन भाई आपको बड़ी मजे की और दिलचस्प बात ये बताऊं कि जब ये सिस्टम डिप्लॉय हो रहे थे तो इनको कंसीव भी किया जाता है। इनको हिंदुस्तान की फिजाइया ने कंसीव किया, कंसील कर दिया, छुपा लिया। छुपाने के टेक्निकल चीजें हैं, इसलिए वो उसमें बहस में नहीं जाऊंगा। आप ये समझें कि कोई भी दुश्मन इनको डिटेक्ट नहीं कर सकता। अब अगेन यहाँ पे मैं पाक फिजाइया की लीडर्स और पाक फिजाइया की कमांड को हाईली अप्रिशिएट करना चाहूंगा। आप बार बार ना समझें कि मैं उनको लीडर को अप्रिशिएट नहीं सर, they are worth it, they are worth it, they are worth it, and we should all appreciate, we should all appreciate. But you have to be logical also. Yes, it yes. was a doctrine shift. उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे मनूवर्स किए, ऐसी कैब्स लॉन्च की, ऐसे एयरक्राफ्ट लॉन्च किए कि जिससे ये अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर रहे थे। और फिर इनसे हमने फॉल्स लॉन्च करवाए, और जब ये फॉल्स लॉन्च करके छुपने जा रहे थे तो हम उस वक्त इनकी पोजीशन को रीएस्टैब्लिश कर चुके थे। फिर S-400 सिस्टम चूंकि एक बहुत बड़ी मिथ थी, हमारी लीडरशिप ने जो टारगेट मेथोडोलॉजी की थी और जो टारगेट फिलॉसफी की थी, उसमें ये हमारा प्राइम टारगेट था। हमारे एयर चीफ ने कहा कि मुझे 2 चीजें चाहिए। एक, मुझे अपना जहाज कोई नुकसान में नहीं जाना चाहिए, मेरा कोई जहाज नहीं गिरना चाहिए, मेरा कोई शाहीन नहीं गिरना चाहिए, मेरे सारे ह्यूमन रिसोर्स जो हैं वो इंटैक्ट रहने चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे राफेल और S-400 चाहिए। What a vision, what a demand that was, sir. Rafael and S-400. जी, राफेल चाहिए और मुझे S-400 सिस्टम चाहिए। तो जब राफेल तो आपने देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह 3 हैं। जब S-400 सिस्टम थे वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हम बहुत अल्लाह के आगे humbled करते हैं। 2 सिस्टम हमने तबाह किए और हमने JF-17 जहाजों को इस्तेमाल किया जो इनकी सोच से बाहर था। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सर ये फरमाइए कि इसमें फर्दर एनहांसमेंट ऑब्वियसली इस अटैक के बाद और इसमें इतना नुकसान उठाने के बाद इंडियन आर्मी ऑब्वियसली या उनकी एयरफोर्स एनहांसमेंट की तरफ जाएगी, अमेरिका के पास जाते हैं, जहाँ जहाँ भी जा सकते हैं दे विल गो। तो आर वी अप टू मार्क या हम भी फर्दर एनहांसमेंट की तरफ फर्दर जाएंगे? अब भाई 2 चीजें पहले याद रखें। एक तो मैं जनाब मोदी फाशिस्ट का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उसने अपनी उसका बेड़ा गर्क कर दिया। वो प्रोफेशनल एयरफोर्स थी, एक बहुत प्रोफेशनल एयरफोर्स जो कि राइज कर रही थी, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही थी, लेकिन उसने इल कंसीव प्लानिंग और इल मेंटालिटी के साथ उसने उसको इस तरह तबाह किया है दोनों दफा, 2009 में भी और अभी भी। तो ये डेकेड्स और 2 डेकेड्स तक अब दोबारा मॉरली नहीं उठ सकती। देखें, जो जंगें जीती जाती हैं, हम मुसलमान वो हैं जो शहादत पाने पे फख्र महसूस करते हैं। हम वो मुसलमान हैं जो शहीद होने पे इश्क करते हैं कि अल्लाह करे हमें ऐसी मौत, खालिद बिन वलीद अल्लाह उनके करवट कर जन्नत नसीब अता फरमाए। वो बिस्तरे मर्ग पे थे, उनके 99 रिपोर्टेडली, मैं अगर गलत कर दूं, लेकिन ये हकीकत है, तारीख है। वो कहते थे कि मैं शहीद क्यों नहीं हुआ। तो हमारे लिए शहादत इबादत का दर्जा रखती है। तो सबसे पहले तो वो जज्बा ईमानी शायद उनमें, शायद क्या यकीनन आ ही नहीं सकता, और इस इनकाउंटर के बाद तो वो बिल्कुल मर खप गए। दूसरी बात, मेरे ख्याल में फ्रांस अमेरिका 2 दफा सोचेंगे कि इस किस्म के इनकॉम्पिटेंट लोगों के हाथों में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी देनी चाहिए। तीसरी बात, मेरे ख्याल में मैं इतना ही कह दूं तो काफी है कि अभी तो हमने अपने सारे कार्ड्स शो ही नहीं किए। जो हम शो किए हैं वो ही इनको ले डूबे हैं। तो अगर हमने अपने सारे कार्ड शो कर दिए तो शायद, मेरे ख्याल में इसको ज्यादा नहीं एलेबोरेट करना चाहिए। फेयर इनफ। अगर फौरन उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर सीज फायर नहीं होता तो बहुत सारे और भी सरेंडर करवाए जा सकते थे वहां से। मेरे ख्याल में तो अभी भी आपने बहुत रिस्ट्रेंट किया। अगर मेरे पास डिसीजन होता तो मैं पहले दिन इनको ऐसा सबक सिखाता कि इनको याद रखता, क्योंकि मैं तैयार था। मैं जो अब देखता हूँ अपनी फिजाइया को और जो मैं अपने शाहीनों को
हूँ, जो मैं लीडरशिप को देखता हूँ, जो मैं इनमें हम आहंगी देखता हूँ, और मैं जब देखता हूँ कि कंट्रोल करना, जज्बा ईमानी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो मैं तो पहले दिन इनको ऐसा सबक सिखाता कि ये इनको याद था। लेकिन आपको पता है कि हमारे पास कुछ आदमी, कुछ इंटरनेशनल प्रेशर्स होते हैं, कुछ यस, हमारी मजबूरी। उसके बावजूद जब हमने ये पहले दिन इन्होंने अटैक किया, तो दूसरे दिन हमने रिस्ट्रेन करते रहे। हमने तब, हालांकि इन्होंने हमारे मासूम शहरियों को मारा, इन्होंने हमारी मसाजिद को निशाना बनाया, और झूठ पूरे इंडियन मीडिया पे झूठ चल रहा था। आप सोचें कि हमने इन पे तब अटैक किया जब इन्होंने हमारे टारगेट, जो हमारी मेन एयरफील्ड थी और हमारे कैपिटल पे आके अटैक किया। जी, तो जनाब, उस दिन भी रात को जो बैटल होती है, उस दिन हम बहुत ज्यादा टारगेट अटैक कर सकते थे, बहुत से ज्यादा गिरा सकते थे, बट पाक की लीडरशिप ने रिस्ट्रेन किया। उसके बाद जब हमारा रिस्पांस आता है, तो वो रिस्पांस, मैं आपको एक फिगर बताना चाहता हूं, आप कहीं से क्वालिफाई करा लीजिएगा, एंड प्लीज सेंड दिस मैसेज अक्रॉस आल्सो, दैट पाकिस्तान एयरफोर्स अटैक at least 26 targets within 30 minutes, which was a historical moment in aviation history. They are talking about 12 targets along the LOC and along our border. We were able to attack 26 targets, and look at havoc which we had created. Now, again, as we played that, it is on record that Modi Sahab went begging to USA. I'm privy to certain facts, I'm privy to certain data, I'm privy to certain conversation, जिसमें ये बात established है कि उन्होंने बैक किया जाके आलमी ताकतों को कि भाई, तो हम तुम्हारे आगे, तुम्हारे इस आलाकार बने हुए थे, हमारा कोई हाल नहीं है, और हमें शर्मिंदगी और इससे मजीद से बचा लो। तो जनाब, जो आपने कही, अभी तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारा मजहब रवादारी सिखाता है, हमारा मजहब हमें इस्लाम, प्यार और अमन सिखाता है, और हम अभी भी उसी पे कायम हैं कि अगर हम टेबल टॉक पे आके जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं, उनको सिंसेरिटी से क्लियर कर लें। We don't want war. सर We are not for war. लास्टली एक फैक्ट मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, और थोड़ा मुझे उस पर आपका तज्जिया चाहिए होगा। ये एक ट्वीट है, आफ्टर द पाकिस्तान इंडिया क्लैश, शेयर्स ऑफ चाइनीज कंपनी एविक चेंगडू व्हिच मैन्युफैक्चर्स JF-17 एंड J-10Cs rose by 62%, and while shares of French company Dassault Aviation which produces Rafale dropped by 10%। अहमद वड़ाई साहब है, हमारे एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन सारी ट्वीट की हुई है, और फिर साथ उन्होंने ग्राफ भी लगाए हुए हैं, इसको दिखा रहे हैं, इसकी फर्दर भी दिखा रहे हैं। सर, इससे फ्रांस कैसे रिकवर करेगा? जिस तरह आपने कहा कि उनकी आर्मी, वो एयरफोर्स रिकवर नहीं कर पाएगी हिंदुस्तान की, यहां से वो फ्रेंच कंपनी और फ्रांस कैसे रिकवर करेगा इस बदनामी से? देखिए, दासू जो है ना, वो तो बेचारा इस वक्त उनके यहाँ तो कोहराम मचा हुआ है। मैं इसलिए आपको लफ्ज रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि दासू के बहुत से जहाज कुछ और मुल्कों में भी हैं जहाँ के हमारे भी लोग मौजूद हैं। आई होप पीपल अंडरस्टैंड। वहाँ पे जो फ्रेंच रेप्स हैं, उनको जो कंपनी की तरफ आई हुई हैं, वो कहते हैं कि भाई, हम इतने शर्मिंदा हैं अपने वर्कर से और अपने फील्ड डिपार्टमेंट से, क्योंकि राफेल का तो बेड़ा गर्क कर दिया। जहाज बुरा नहीं है, जहाज बहुत अच्छा, लेकिन उसको इस्तेमाल ठीक नहीं किया गया, और उसके मुकाबले में जो चाइनीज थी, ये हमने साबित करके दिखाया कि अब चाइनीज टेक्नोलॉजी वो वाली नहीं है जो छापा प्रोग्राम था। अब ये चाइनीज टेक्नोलॉजी वो है जिसको इनोवेशन और नई से नई जिद्दत पैदा की जा चुकी है, और उस पे अगर आपके साथ पाक फिजाइया का एक मुजाहिद, एक शाहीन बैठा हो, तो फिर उस टेक्नोलॉजी को चार चांद लगे। मलिक साहब, जाते जाते एक मिसाल मैं भी देता जाऊं, इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, अभी रिसेंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर टेस्ला वाज द वर्ल्ड लीडर, लेकिन BYD हैज टेकन ओवर, चाइना हैज टेकन ओवर इवन इन दैट टेक्नोलॉजी। सो चाइना इंटायरली टेक ओवर कर रहा है बहुत सारी फील्ड के। मलिक साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आई लर्नड अ लॉट, आई होप कि मेरे देखने वालों में बहुत सीखा होगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर टाइम। जनाब अरशद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इस सारे ऑपरेशन जो पिछले चंद दिन के अंदर हिंदुस्तान का मिस एडवेंचर था, उसके बारे में बड़ी काम की इंफॉर्मेशन जो आपके और मेरे, आई थिंक तमाम लोगों के देखने से वी विल लर्न अ लॉट। हमें पता हो हम कितने कैपेबल हैं, इससे कॉन्फिडेंस कौमों का बढ़ता है। ऑब्वियस इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी थी कि जो फर्दर प्लानिंग भी है, जो हमारी डेज टू कम कार्ड शो होंगे वो भी है, लेकिन इसमें एक फैक्ट और कि जो पिछले चंद दिनों के अंदर मिस एडवेंचर हुए, इसके ऊपर हिंदुस्तान को प्रिपेयर करते हुए अब 10, 20, 30 साल लगेंगे।
और अगर अक्ल होगी तो फिर वो शायद इस तरह के मिस एडवेंचर की जानिब जाएंगे ही नहीं, वो इसके प्रिपेयर ही नहीं कर रहे होंगे। वो अपने इकोनॉमिक वॉर के ऊपर वो अपने लोगों को वॉशरूम बनाकर देंगे, उनको पॉवर्टी लाइन से उठाएंगे, कि जिनको भी लोगों को हिंदुस्तान के अंदर वॉशरूम करने के लिए खेतों में जाना पड़ता है, दिल वर्क ऑन दैट। वो अपनी आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर इतना पैसा नहीं लगाएंगे। अगर लगाएंगे भी तो आर्म्ड फोर्सेस की हिंदुस्तान की बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं कि वो खुद से कंप्लेन करें उनको खाना की अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती। सो उनके रहने पे, उनके खाने की क्वालिटी, उनके पोस्ट रिटायरमेंट मैटर्स जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा काम करेंगे, ना कि वो सिर्फ एक ही जो जंगी जुनून पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, हर तरफ अफगानिस्तान इवन ना तो वो जो उनके सर पे सवार रहता है, आई थिंक उस पर वो थोड़ा रिस्ट्रेन का मुजाहरा करेंगे। एनीवेज अब हमें ज्वाइन किया जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब ने। थोड़ा सा उनसे भी बात करते हैं कि किस कदर हम तैयार थे, वो तो हमने परफॉर्म करके दिखा दिया, किस कदर हम तैयार हैं फॉर द फ्यूचर, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर डेवलपिंग सिचुएशन है, सो फार सीज फायर है, सब जरा यहीं से वापस जरा जाते हैं, सिचुएशन को परखते हैं। डू यू थिंक ये सीज फायर चलेगा? चलना तो चाहिए, बड़ी पाबंद इंटरवीन किया है हम्म, और पाकिस्तान के कहने पर किया है, हम्म, तो चलना तो चाहिए। और अगर इसको कोई ब्रेक करता है तो जाहिर है कि उससे पता चलेगा कि वो कोई मायदा और कोई अपना वादा पूरा नहीं करते, इट बी वेरी बैड। हम्म, पर जाहिर है हम पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार रहेंगे अगर कोई ऐसी बात होती है तो। लेकिन हिंदुस्तान बहुत प्रेशर में होंगे मोदी साहब, और उनके लोग कह रहे होंगे कि आप तो कह रहे थे कि पाकिस्तान को फौरन पता कर लेंगे, 4 टुकड़े कर देंगे और ये कर देंगे, हम्म, ये तो उल्टा हमारा नुकसान हो गया। हम्म, तो वो प्रेशर में होंगे क्योंकि पोलिटिकली बहुत सेटबैक उनको हुआ है। हम्म, तो वो कोई होगा उनका दिमाग में ख्याल कि किसी के अपनी साख बहाल की जाए, और हम्म। उसके लिए हो सकता है वो फिर से गलती कोई कर दें। लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसा नहीं करेंगे, और उनमें उनकी हुकूमत में कुछ सेन एलिमेंट भी हैं, कुछ समझाने वाले लोग भी हैं, तो उम्मीद है ऐसा नहीं करेंगे। सर यहाँ पे सवाल अब ये पैदा होता है कि 3 इश्यूज हैं जो आज हमारे वजीर दिफा ने भी कहा कि अगर हम कल को मुज़ाकरात की टेबल पे हिंदुस्तान के साथ बैठते हैं तो हमारे 3 इश्यूज हैं। अब एक पानी का भी इशू उन्होंने दोबारा से खड़ा कर दिया है, पानी का, दहशतगर्दी का, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे नज़दीक बीइंग अ पाकिस्तानी, कश्मीर। सर डू यू थिंक कि हम मुज़ाकरात की टेबल पे, सिंस अमेरिका इन्वॉल्व है, बहुत बड़ी बड़ी पावर्स इस सीज फायर के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो ऑब्वियसली सीज फायर हिंदुस्तान के कहने पे हुआ है, हम कुछ सरेंडर करके सीज फायर तो नहीं ना हुआ, ऑब्वियसली पाकिस्तान वॉन द वॉर। तो इन 3 इश्यूज के ऊपर बैठ के बात मुमकिन है अब स्टार्ट हो सके? यहाँ ये बातें तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कही हुई है, पानी इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी के बारे में, कि मैं इसको खत्म कर दूंगा, ये तकरीरों में उन्होंने कहा हुआ है। हम्म, और दूसरी बात है, टेररिज्म वो खुद करते हैं, जो उनको मालूम है, नाम पाकिस्तान का लगाते हैं हम्म, और पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं पिछले बहुत सालों से, बहुत दहाइयों से। जी, अब रहा कश्मीर का मसला, तो कश्मीर है, कश्मीर को मुतमईन करने में या वो वहां पर अमल उनका जो है ना, उनका आसान नहीं, उनके हाथ से कश्मीर छुड़ा ना। वो कहते हैं कश्मीर, बातें जो है एजेंडा में मुश्किल होंगी। हम्म, बातचीत हो सकती है इनके ऊपर, हम्म, कुछ पेशरफ भी हो सकती है, कोई हालात को बेहतरी बनाया जा सकता है। अगर आपको याद हो, कश्मीर के मसले पर परवेज मुशर्रफ के जमाने में जी, कुछ सहूलतें दी गई थी, मुजफ्फराबाद श्रीनगर बस सर्विस चलती थी, जी, और आज़ाद कश्मीर के लोग अपनी मसनूआत को और सब्जी और उसको भेजते थे बाई ट्रक हम्म, टू मकबूजा कश्मीर एरिया, हम्म, और पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ गया था, रिश्तेदारों से मिलने की इजाजत मिल गई थी। हम्म, तो थोड़ा बहुत वहाँ सिचुएशन जो थी वो इम्प्रूव इस लिहाज से हुई थी। उन्होंने कहा ये पहले माहौल क्रिएट करते हैं, हम्म, फिर आगे देखें कश्मीर का मसला किस तरह हल हो। हम्म, बल्कि कसूरी साहब तो ये कहते थे कि ऐसा फार्मूला तय पा गया था जिसमें कश्मीरी भी मुतमईन होते, हम्म, इसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुतमईन होते। हम्म, और कसूरी साहब ने कहा वो माहिदा तैयार था, मनमोहन सिंह साहब ने आके उसको इस्लामाबाद में साइन करना था, जी, लेकिन चौधरी इफ्तिखार साहब की वहां पे एजुकेशन चल गई, जिसकी वजह से वो ना आ सके और वो मसला वहीं पर रह गया। हम्म, तो उनके लिए आसान नहीं है, कश्मीर का मसले जो है कि इतने आसानी से
हल करना। दूसरी बात यह टेररिज्म का उनको अब सोचना चाहिए, बताना चाहिए कि हमारे पास सबूत भी हैं और आप हमारे पास तो कलभूषण भी है, हमारे पास तो सबूत भी है जो बीएलए को सपोर्ट कर रहे हैं आप, लेकिन आपके पास सबूत कोई नहीं है, खाली इल्जामात हैं और अब इसको खत्म होना चाहिए। लेकिन वो अपनी आपको पता है हरकतों से बाज आते हैं कि नहीं। और तीसरी बात यह है कि जहां तक मसला है पानी का, इधर बेसन का, तो एक इंटरनेशनल माहिदा है और इसको इस तरह आप तोड़ नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते, ना पानी रोक सकते हैं हमारा, ना पानी हम रोकने देंगे। ये हमारी लाइफ एंड डेथ का मसला है, ये हमारी रेड लाइन है और इस चीज को देखने के लिए कि इस चीज को सेफगार्ड करने के लिए हम किसी हद तक भी जाने को तैयार हैं। ये हिंदुस्तान को इस मज़ाकरात में क्लियर हो जाएगा, वैसे भी हमने क्लियर किया हुआ है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सर, हिंदुस्तान के इंटरनल इश्यूज बहुत हैं, खालिस्तान तहरीक चल रही है, नागालैंड में उनके मामलात खराब हैं, कर्नाटका में उनके मामलात खराब हैं। इतना कुछ होते हुए वो जो उनके घर के अंदर जंग लगी है, क्या इन नियर फ्यूचर आपको नजर आ रहा है कि वो भी कोई जोर पकड़ेंगी विद इन बॉर्डर्स ऑफ इंडिया? जी हाँ, वो जरूर जोर पकड़ेंगे और असल में जो इनकी नफरत की पॉलिसियां हैं और अपने अवाम के साथ जो इनका बर्ताव है उससे बहुत लोग नाराज हैं। आपने बाकी नाराज लोगों का नाम तो लिया जो आजादी मांग रहे हैं जी, लेकिन इसमें आपने मुसलमानों का नाम नहीं लिया जिनका नाश्ते ने तंग किया हुआ इतनी बड़ी मिनॉरिटी का, क्रिश्चियंस का, अपने दलित जो हिंदू है उनका। और बाकी यह है कि आप बहुत बड़ी जीडीपी है आपकी जिस पर आपको बहुत फेखी और गरूर रहता है, लेकिन गुर्बत तो बेइंतहा है वहां पर, गुर्बत तो पाकिस्तान से ज्यादा है। तो जीडीपी अंबानी ने या कुछ इंडस्ट्रीज ने बढ़ा के दी हुई है, उसका असर नीचे तो नहीं पहुंच रहा, तो लोग उससे भी इतने खुश नहीं हैं। बाकी हिंदू खुश होता है कि मुसलमानों को दबाया जाए या मारा जाए, तो उससे है वो मुतमईन होते हैं, खुश होते हैं और इनको वोट देते हैं जी, और वो जुल्म भी करते हैं खुद भी मुसलमानों पर, क्योंकि ऐसा माहौल पैदा हो गया है। हाँ, जो कुछ लोग इनको सियासतदान भी समझा रहे हैं, बाकी भी समझा रहे हैं कि पॉलिसी अच्छी नहीं है। फिलहाल तो मोदी साहब की यही पॉलिसी है। जल साहब, अगर थोड़ा सा उनके बॉर्डर्स को हिंदुस्तान के देखा जाए, श्रीलंका के साथ मामलात बहुत अच्छे नहीं हैं, बांग्लादेश में भी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हमने देखा, उसके बाद किस कदर नफरत है हिंदुस्तान के लिए। इस सारी मुहिम जोई के अंदर, इस एडवेंचर मिस एडवेंचर के अंदर हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर भी बॉम्ब फेंक दिए, उसके बाद पाकिस्तान के साथ तो मामला जैसे पहले चले आ रहे थे वैसे ही चले आ रहे हैं, मजीद खराब हो गए। कैसे सरवाइव कर सकता है सर इतनी बड़ी आबादी का मुल्क, चारों इतराफ अपने हमसायों के साथ हालात खराब करके? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। और एक अपना नेबर का नाम आपने नहीं लिया, इनका सबसे इम्पोर्टेंट चाइना। जी सर, वो तो इनसे बहुत ही आगे उससे निकल गए हैं ना, वो तो बहुत ही ऊपर बैठे हैं इनसे अब। ना, वो तो दुश्मनी से आगे निकल के लड़ाई पर आ जाते हैं, वक्तों वक्त लड़ाई छिड़ती रहती है। जी, हर दफा वो हिंदुस्तान का एक हिस्सा जो है, जमीन का टुकड़ा अपना ले लेता है, आगे बढ़ के आ जाता है इनके बॉर्डर में, और ये कुछ नहीं कर पाते। ट्रू। और अभी भी मतलब खतरा इनको यही है कि जो ये हुआ जंग, तो इससे चाइना फायदा उठाकर लद्दाख में और बाकी जगहों पर इसका फायदा ना उठाए, इनको इसका खौफ तो होगा। बहरहाल इन्होंने सबसे ताल्लुकात खराब किए हुए हैं, न सार्क को चलने देते हैं न किसी और को, और तमाम जो रियासतें हैं नजदीक इनकी, नेपाल जो कोई हिंदू किंगडम है जी, उनको भी और भूटान को भी, सबको तंग किया हुआ है। जी, लेकिन और इन्होंने सार्क को भी चलने नहीं दिया, तो तमाम लोग इनसे परेशान। लेकिन इनको जोम है कि हम बहुत ताकतवर मुल्क हैं, बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए खुद हम सारों को हमारे सामने हाथ मांगे खड़े होना चाहिए, झुकना चाहिए, हमको बहुत बड़ा समझना चाहिए। और जो उनके करतूत हैं, ना ह्यूमन राइट्स की इनको वो है, ना कोई इंसाफ पसंदी है, जब ये ना हो तो कौन इनको बड़ा मान सकता है। ट्रू, ट्रू। अच्छा जल साहब, यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि ये जो रिसेंट मिस एडवेंचर था हिंदुस्तान का, जिसमें पाकिस्तान बड़ा डिफेंसिव रहा, एंड तक हमने अटैक नहीं किया, हम रोकते रहे, दुनिया को बताते रहे कि दिस इज रॉन्ग, वी डोंट वांट द वॉर, चले हम पे इंपोज कर दी, हमने रिटेलिएट किया, डिफरेंट स्पॉट्स के ऊपर हिंदुस्तान को घुस के मारा हमने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल मीडिया से एवरीबडी एक्नॉलेजेस दैट कि पाकिस्तान एग्रेसर नहीं था, एग्रेसर यहाँ पे हिंदुस्तान था जिसको रोका है उन्होंने सिर्फ, एंड दैट इज इट। इसमें सर चाइना की सपोर्ट तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ पहले से थी। डू यू थिंक इस मिस एडवेंचर के बाद पाकिस्तान और चाइना का कोऑपरेशन फर्दर एस्केलेट होगा, फर्दर बढ़ जाएगा?
देखिए, चाइना ने बहुत क्लियरली, जी। विदाउट मिंसिंग देयर वर्ड्स, हम्म। बहुत क्लियरली कहा है कि पाकिस्तान हमारा बहुत नजदीकी स्ट्रेटेजिक दोस्त है, हम्म। हम्म। और हम उनके जो है ना टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हम्म। और उनकी सॉवरेनिटी, हम्म। ये दो जो लफ्ज है, इसका मतलब यह है कोई उनके जमीन का टुकड़ा किसी ने हथियाने की कोशिश की बाई फोर्स, जी। और या उनकी सॉलिडिटी का मतलब कि उनको नीचे दिखाने की, उनको बांग्लादेश, भूटान, नेपाल बनाने की कोशिश की, हम्म। तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, आयरन क्लैड ब्रदर हैं, हम्म। और स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। हम्म। तो उन्होंने तो जो मजबूत तरीन बयान दिया है डिप्लोमेटिकली, जिससे बड़ी पाकिस्तान को तकवीत मिली है। जी। और दूसरी बात है, चाइना जो है एज कंपेयर टू पुराने सालों की निस्बत बहुत मजबूत हो गया है। हम्म। इट इज नाउ चैलेंजिंग ऑल द बिग पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, हम्म। और उसकी टेक्नोलॉजी भी आपके सामने आ गई है कि उसने उसमें भी बहुत तरक्की करके अपने हथियारों को बहुत तरक्की दी है, हम्म। और अपना टेक्नोलॉजी को भी बहुत तरक्की दी है। हम्म। तो इसलिए ये छोटी बात नहीं है। हम्म। और जाहिर है कि जब देखेंगे कि चाइना पाकिस्तान के साथ है, जिसके पास बॉर्डर मिलता है, वो एक फ्रंट भी खोल सकता है। हम्म। वो उनके साथ चाइना के बहुत क्लेम हैं। जी। अपना इंडिया की जो जमीन है, हम्म। इंडिया का जो इलाका है, उसमें बहुत क्लेम है। हम्म। तो मौजूद वक्त पर वो उस पर आगे बढ़ के कब्जा भी कर सकता है। तो जो ख्याल था कि ये हम जो है पाकिस्तान और चाइना को किसी तरह किसे इनमें दूरियां डाली जाएं, इनमें एक दूसरे के खिलाफ वो डाला जाए, शक। हम्म। तो इस सिलसिले में आपको पता है, सीख पैक पे चाइनीज इंजीनियर्स को ये इंडिया के यस। यस। दहशतगर्द आके मारते थे। वासू में किया, हम्म। 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 शांगला में किया, हम्म। कराची में किया, सबके आखिर में जो खुरा निकलता है हम्म। वो इंडियंस की तरफ ही निकलता है। हम्म। और मकसद ये है कि सी पैक को भी फेल करो और पाकिस्तान चाइना के दरमियान में गलतफहमियां डालो। हम्म। हम्म। लेकिन ये इसमें बिल्कुल कामयाब नहीं हुए हैं, और बल्कि चाइना और पाकिस्तान पहले भी क्लोज थे। हम्म। और अब इस जंग के बाद जो हिंदुस्तान ने छेड़ी है, हम पर मसल्लत की है, नाइंसाफी वाली जंग, हम्म। उससे ये दोनों मुल्क और करीब आ गए। राहुल साहब की तकरीर कल असेंबली में यही थी, हिंदुस्तान की असेंबली में। 2022 से लेके सर वो तो शोर मचाते आ रहे हैं। 2022 से उन्होंने ये नैरेटिव बिल्डिंग स्टार्ट की कि जी चाइना और पाकिस्तान बहुत करीब आ रहे हैं और मोदी इज अनएबल टू स्टॉप देम। कहा ये इनकी पाकिस्तान पे हमला करने की वजह से और चाइना के कैटेगोरिकल स्टेटमेंट और हेल्प की वजह से आपने उनको और करीब कर दिया है। जी। जी। इसके बजाय कि थोड़ा फासला रहता है, आपने और करीब कर दिया। आपने एक फाड़ गलती की है मोदी साहब, हम्म। और इसमें कोई शक नहीं है। हम्म। हम्म। और पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह जो थोड़ी बहुत फौज और अवाम में दूरी थी, हम्म। ये और इस तरह के हमारे पॉलिटिकल डिफरेंस थे, हम्म। वो भी काफी हद तक आपने देखा होगा जंग के दौरान खत्म हो गए नहीं थे। सर, वो एक अब दफा तो उम्मीद करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह, मजबूत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक दफा तो सर कोई डिफरेंस नजर ही नहीं आया। मुझे तो ये लग रहा था ये 10-12 दिन के हम 25 करोड़ की फौज है, हम 10 लाख या 7 लाख 8 लाख फौज नहीं, हम 25 करोड़ फौज है, मुझे तो ये लग रहा था। लेकिन सर अब सवाल, सिंस यू ब्रॉट इट अप, तो अगला सवाल ये है कि क्या इसको हम कंटिन्यू इसी तरह कर सकेंगे? हमारे जो मुक्तदिर हल्के हैं, हमारी गवर्नमेंट है, हमारी ऑपोजिशन है, कोई इस तरह का फ्रेमवर्क डू यू थिंक के बन सकता है कि मामलात अब ऐसे ही आगे यकजहती के साथ ही चलें? देखिए, जिसने पाकिस्तान ने इतनी अक्लमंदी से और विजडम से अपना हिंदुस्तान जैसे बड़े दुश्मन से निपटा है, हम्म। उनकी अग्रेशन के बावजूद एक दो दिन पॉज किया है, सोचा है, समझा है, फिर एक कंसिडर्ड एक्शन लिया है। हम्म। मेरे ख्याल में उनको पॉलिटिकल फील्ड में, इंटरनल फील्ड में भी ऐसे ही बहादुरी का मुजाहरा करना चाहिए, हम्म। और ऐसे ही जो है तरीके करने चाहिए कि हम पॉलिटिकल डिफरेंसेस खत्म करें आपस के, हम्म। और हम यकजा हो जाएं, हम्म। और यहाँ रूल ऑफ लॉ लाएं या डेमोक्रेसी को मजबूत बनाएं। हम्म। उससे हमें और ताकत मिलेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन, इस दुआ के साथ आज के शो से इजाज़त दीजिए, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए कि कल जब दोबारा आपकी और मेरी स्क्रीन के तवज्जुह से, कैमरे के तवज्जुह से मुलाकात हो तो चीज़ें तेज़ी से बदल रही हों, हिंदुस्तान को अक्ल आ जाए और हम बैठ कर बात करने जिन इशूज़ के ऊपर मैंने अर्ज़ किया कि कश्मीर, पानी, दहशतगर्दी, इकॉनमी की जंग करो ना यार। मेहनत करते हैं, देखते हैं कौन आगे निकलता है। इकॉनमी की जंग लड़ते हैं, उसमें आप हमसे थोड़ा सा आगे थे, लेकिन वी विल कैच अप ऑन दैट इंशाल्लाह। हम तो प्लान ही उस पर कर रहे थे। सो इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि डेज टू कम हमारी कोई भी जंगें हों वो पॉजिटिव जंगें हों,
तनकीदी और तामीरी हो, एक दूसरे के ऊपर जहां पर गलत हो उसको पॉइंट आउट जरूर किया जाए, लेकिन तामीरी जंगें हो इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।